नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं और खबर दमदार में आपका स्वागत है। मुरादाबाद से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद महोदय आम जनता के बीच बीजेपी का नाम लेकर हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। हसन ने पहले राम मंदिर के चंदे पर विवादित बयान दिया, उसके बाद मुसलमानों को ही बिका हुआ कह दिया। एसटी हसन के बयान के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। राम मंदिर बन रहा है, चलिए एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से इनका पथराव करा देंगे। पथराव के बाद उनके साथ जो हशर हुआ मध्य प्रदेश में, वो आपने देखा। वो मैसेज दे रहा है हिंदू कम्युनिटी को कि हम ये हशर कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही थे और उनको हशर बिगाड़ने वाले भी यही थे। इनके पास एक बड़ा अच्छा हथियार है भाइयों। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनके पास फार्मूला हिंदू मुसलमान का ये आखिर में लाके ऐसा हिंदू मुसलमान करेंगे कि लोग, भोले वाले लोग धार्मिक भावनाओं में बह के इनको वोट दे देते। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब एसटी हसन ने इस तरह की बयानबाजी की है। इससे पहले भी उनके इस तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन इस बार एसटी हसन के बयान पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। तो मनगढ़ंत कहानियां बना के वो सांप्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जी को अब स्पष्ट करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी खड़ी कहाँ है पूरे राम मंदिर के ऊपर, और बयानबाजी नहीं। और आपके जो सांसद हैं या विधायक कोई सांप्रदायिक एजेंडा चलाना चाहते हैं, तो आपका क्या मत है, इसके बारे में उनको स्पष्ट करना चाहिए। ये बयान ऐसे समय पर प्रदेश और देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए ये एक प्रयास दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, जो हमेशा से राम मंदिर के मामले में दिखा है। मुझे लगता है कि एसटी हसन जी स्वयं इस तरह का कोई या तो षड्यंत्र के पार्ट हैं या षड्यंत्र इस तरह के करने वाले हैं, और उसी का वो इसका तो खुलासा पूरी तरह से उनको करना चाहिए कि भाई ये किस आधार पर वो बात कह रहे हैं। और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी एसटी हसन का ये बयान पसंद नहीं आया। कांग्रेस ने इस बयान को लोकतंत्र के लिए गलत बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान लोकतंत्र में निराशाजनक बयान है। क्या एक सांसद को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? और जबकि वो उसी समाज से आते हैं, किसी भी धर्म के बारे में इस तरह के वक्तव्य देना, इस तरह की सियासत समाजवादी पार्टी करेगी? समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए? इस तरह के वक्तव्य देना चाहिए? वो किसी भी धर्म के जात का सांसद हो, मगर जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का आया है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला बयान है। तो अशोक सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए एसटी हसन पर, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से जब सवाल किया गया कि आखिर उनके नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब है कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है लोगों को। देश का अन्नदाता बिल के विरोध में रोडों पे बैठा है, ठंड में ठिठुर रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं। कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं। बेरोजगारी से युवा देश का आत्महत्या करने पे मजबूर है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, उनकी हत्याएं भी हो रही हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था से कमर टूट चुकी है। ये समाज के मूल मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पे क्यों नहीं चर्चा करना चाहती? क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति धर्म की राजनीति करती है? ये हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है। तो आपके नेता अजीबोगरीब बयान दें, लेकिन आप ठीकरा दूसरी पार्टी पर फोड़ेंगे। इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि आखिर आपके नेता बार बार इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं, और जब करते हैं तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ से ये खबर, जहां पर चर्चित तेजाब कांड के आरोपियों को आज कोर्ट ने मुख्य आरोपी अजब सिंह समेत 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। घटना के 2 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया है। घटना नवंबर 2018 की है, जब पीड़ित महिला पर बाइक सवार 3 लोगों ने तेजाब से हमला किया था। पीड़िता दोषी अजब सिंह के स्कूल में शिक्षिका थी और वो शिक्षिका से छेड़छाड़ किया करता था, जिसके चलते पीड़िता ने नौकरी छोड़ दी थी, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 22/11/2018 को ये घटना घटित थी, जिसमें 6 एक्यूज हैं। अजब सिंह के स्कूल संचालक, अंकित, रिंकू, रोहित, रवि,
और एक सर्वर। क्या जजमेंट आया आज इस पे? जजमेंट ये हुआ कि 6 लोगों को गिल्टी होल्ड किया गया, 326A में आजीवन कारावास और 3-3 लाख रुपए जुर्माने से इनको दंडित किया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें एक कार्यक्रम में लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी में शामिल कराया गया। हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। संभावना जताई जा रही है कि अरविंद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भेजा जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि अरविंद शर्मा को यूपी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना, ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा के बीजेपी ज्वाइन करने पर डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बधाई दी, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति सिद्धांत के आधार पर प्रदेश में नहीं पूरे देश में तमाम लोग आकर्षित हो रहे हैं। और ऐसे अच्छे लोग अगर स्वच्छ राजनीति को स्वच्छता के साथ में काम करने वाले लोग अगर राजनीति में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम करना स्वीकार करते हैं तो एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। आज पार्टी उस पार्टी को के झंडे अपने हाथ में पकड़ने जा रहे हैं। आपके आने से पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। जब अच्छे अधिकारी, समाज के अच्छे लोग, ईमानदार जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी के कारण अरविंद जी का भी कद बढ़ेगा। सीएमओ में और पीएमओ में पिछले 20 साल से मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से है कि क्या श्री शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे कि एक अधिकारी के रूप में कर रहे थे, यह उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। और अब एक बड़ी और अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश में 700 आयुष डॉक्टर्स की भर्ती होगी। शासन ने भेजा है प्रस्ताव। लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को यह प्रस्ताव भेजा गया। आयुष कॉलेजों में प्रोफेसर के खाली पदों को देखते हुए 30 प्रोफेसर और 130 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 1045 आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रदेश में बन रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए करीब 700 आयुष डॉक्टर्स की जरूरत है। लिहाजा लोक सेवा आयोग को मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया है। पिछले दिनों सीएम योगी ने गोरखपुर में नया आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण का ऐलान भी किया था। इसके निर्माण के बाद माना जा रहा है कि डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स के और पदों की भर्ती होगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपने जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि कल 15 जनवरी को मेरा 65वां जन्मदिन है, जिसे पार्टी के लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी सादगी के साथ और अति गरीबों असहायों की मदद करने के साथ मनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि कल मेरे जन्मदिन पर पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 16 जारी होगा, जिसे पढ़कर आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इधर मकर संक्रांति पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना की। गोरक्षनाथ मंदिर की परंपरा के मुताबिक पीठाधीश्वर योगी के बाद हर साल की तरह नेपाल राज परिवार से आई खिचड़ी चढ़ाई गई। फिर उसके बाद आम लोगों के खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। मकर संक्रांति के खास मौके पर सीएम योगी ने खिचड़ी मेला गोरक्षपीठ पर 10 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया।
ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विगत 10 महीनों से श्रद्धालु जनों को या प्रदेश और देशवासियों को, दुनिया के तमाम देशों में इस सदी की भीषणतम महामारी कोरोना से जूझते हुए मानवता के सामने जो एक संकट खड़ा हुआ था, आज उस संकट से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सफलतापूर्वक उभरा है। अगर गोरखपुर के खिचड़ी मेले से संबंधित कोई कवर चाहिए और वह अगर पसंद करेगा कि नहीं मुझे खिचड़ी मेले से संबंधित डाक कवर चाहिए, किसी को उसको पत्र भेजना हो, उस कवर की आवश्यकता है, तो वह आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है। मैंने इसको लॉन्च होते समय देखा है कि उसमें जो डाक टिकट भी लगाया गया है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देश भर में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया और पूजा अर्चना करने के बाद घाट पर पंडों को तिल और वस्त्रों का दान किया। समूचे देश में आज मकर संक्रांति पर आस्था के कई रंग देखने को मिले। मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह पतंगबाजी करते दिखे। मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का चलन है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी खुद को रोक नहीं पाए। देखिए जरा, यहां पर वो पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद की। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की परंपरा काफी पुरानी है और यहां गृह मंत्री अमित शाह भी एक मकान की छत पर पतंगबाजी करते दिख रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, कुछ मीडिया वाले भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद की है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ पुलिस ने नेपाली मूल के एक नाबालिग से रेप मामले का खुलासा किया है और एक अधेड़ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक छोटू नाम का शख्स लड़की को काम दिलवाने के बहाने लखनऊ लेकर आया था। उसी ने पैसे लेकर अपने दोस्तों से नाबालिग का रेप करवाया था। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 4 महानगर के ही रहने वाले हैं और यहीं पे काम करते हैं। और जो पिम से बात हुई है तो उसने ये बताया कि इस बच्चे को ये घरेलू काम करने के लिए लाया था और उसने शारीरिक शोषण किया है और अपने कई साथियों से पैसे लेकर के उसको भी इस लड़की को प्रोवाइड किया है, जिसके उपरांत ये लड़की अभी 5 महीने की लगभग गर्भवती है और नाबालिग है। और भी साथी जो इसमें संलिप्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो 16 जनवरी से शुरू होना है कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम। देश की सबसे बड़ी लड़ाई कोरोना के खिलाफ। पीएम मोदी करेंगे प्रोग्राम की शुरुआत। सुबह 10:30 बजे प्रोग्राम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन इस अभियान की शुरुआत हो रही है 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कोरोना के खिलाफ देश की सबसे बड़ी लड़ाई वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। 16 जनवरी से शुरुआत हो रही है और इस प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुबह 10:30 बजे शुरुआत होगी। उधर जौनपुर से गायब 3 लड़कियां आज वापस जौनपुर पहुंच गई। कल नोएडा पुलिस ने तीनों को ढूंढ निकाला था। पुलिस के मुताबिक स्कूल जाते वक्त ये लड़कियां जौनपुर से मुंबई के लिए निकली थी, लेकिन परिजनों ने जैसे ही पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। तीनों को नोएडा में पकड़ा गया। वहीं एसपी ने खुटहन थाना पुलिस और सर्विलांस टीम की कामयाबी पर 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वह अपने सपने साकार करने के लिए मुंबई जा रही थी। उनके पास मात्र 2,500 रुपया था। ऐसे में एक बहुत बड़ी संभावना थी कि वह किसी बड़े अपराधी के चंगुल में फंस सकती थी या किसी बड़े अपराध का शिकार हो सकती थी। और मुझे खुशी है कि जनपदीय पुलिस ने नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर के मात्र 10 घंटे में बच्चों को सकुशल बरामद किया, जिसके लिए खुटन थाना की टीम और सर्विलांस की टीम को 10,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है।
और अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत इस बात की है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है।